हेलो क्लास 12th के स्टूडेंट एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स। आज आपके लिए मैं एक गुड न्यूज़ लेके आया हूँ। वैसे तो आप उन लोगों ने थंबनेल तो पढ़ ही लिया होगा। क्लास 10th एंड 12th के बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास आने वाले हैं। थोड़े बच्चों को है ना टेंशन भी हो रही है कि एग्जाम इतने पास में आने वाले हैं। तो उसी के बीच के अंदर मैं आपको लेकर एक गुड न्यूज़ लेके आया जो कि सीबीएसई की तरफ से। सीबीएसई ने ना इस बार एग्जाम्स को लेकर है ना स्टूडेंट्स के लिए कुछ गाइडलाइंस है ना प्रोवाइड करवाई है स्कूल्स के अंदर, जो कि स्पेशली प्रिंसिपल्स के पास में ही है। बट वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा कि स्टूडेंट्स के को भी है ना ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। जो गाइडलाइंस है ना सीबीएसई की तरफ से दी है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी एग्जाम्स के अंदर, और आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमने तो देख लिया होगा कि आपने कि इस बार क्या सीबीएसई आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देगी। तो मैं कह सकता हूँ हाँ देगी, बट आपको सीबीएसई की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे कि भैया कैसी गाइडलाइंस, तो वो मैं बताऊंगा। तो ये जो गाइडलाइंस जो इस बार सीबीएसई ने दी है ना, उसका उन्होंने नाम रखा है कि आंसर फ्रेमिंग टेक्निक एंड मार्क स्कीम। तो उन्होंने इस बार है ना एग्जाम के अंदर आपको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो उसकी कुछ टेक्निक्स वगैरह दी है। यदि आप वो फॉलो करते हो, वो गाइडलाइंस फॉलो करते हो ना, तो आपके जितने एक्चुअल मार्क्स आने चाहिए ना, उससे कुछ मार्क्स है ना एक्स्ट्रा आपको मिल सकते हैं। तो उससे चांसेस रहते हैं। तो इस चांस को आपको है ना गंवाना नहीं है। ठीक है, और इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। तो ये सारी यदि आप है ना गाइडलाइंस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, तो वो गाइडलाइंस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट गाइडलाइंस तो क्या है आपके पास में कि सीबीएसई ने क्लियरिफाई कर दिया कि इस वो लोग है ना आपको स्टेप मार्किंग देंगे। ठीक है, आपको कोई भी बड़ा क्वेश्चन होता है या छोटा क्वेश्चन होता है, इवन आपका है ना मेन आंसर रॉन्ग है, बट आपने स्टेप फॉलो करके यदि आंसर लिख रखा है ना, तो आपको स्टेप मार्किंग होगी। ठीक है, यदि मान लो कोई छोटा क्वेश्चन है 2 से 3 नंबर का, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपने स्टेप मार्किंग कर रखी है और मेन आंसर रॉन्ग है, तो आपको हाफ ऑफ मार्क्स की स्टेप मार्किंग मिल जाएगी। और कोई बड़ा क्वेश्चन है 5-6 मार्क्स का, बट उसमें मेन आंसर आपका रॉन्ग है, तो वहां पे आपको 1-1 मार्क्स का क्या स्टेप मार्किंग मिलेंगे। तो इससे एक चीज भी हमें यहाँ ये भी पता लगती है, स्टेप मार्किंग भी मिलेगी। और एक चीज हम यहाँ से ये कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ना हमें है ना छोड़कर नहीं आना। ठीक है, जो भी आता है हमें हर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है। इससे क्या होगी कि हर क्वेश्चन में स्टेप मार्किंग होगी, तो कुछ ना कुछ आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि आपको एग्जाम के अंदर है ना पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है। और ये ध्यान रखना कि आप जो भी करोगे उसमें आपको यदि आपको मेन आंसर रॉन्ग भी है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको स्टेप मार्किंग मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात सीबीएसई ने ये बताई है कि आपको जो आंसर लैंग्वेज होनी चाहिए ना, वो कैसी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, लॉजिकल होनी चाहिए और रिलीवेंट होनी चाहिए। ज्यादा आपको मतलब ये ना ऐसी हार्ड लैंग्वेज यूज नहीं करनी। ठीक है, तो यदि आपका आंसर सिंपल रहेगा, लॉजिकल रहेगा, रिलीवेंट होगा, तो एग्जामिनर जो चेक करेगा तो उसके लिए भी वो इजी रहेगा, अंडरस्टेबल रहेगी। तो वो चीज वहां पर आपको क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने के या अच्छे मार्क्स मिलने के स्कोप जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में गाइडलाइन दी है सीबीएसई ने कि आपको है ना जब आप आंसर लिख रहे हो तो वहां पर आपको वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। ठीक है, वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। तो ऐसा नहीं है कि आप है ना एक क्वेश्चन एक आंसर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप उसके अंदर पेज ही पेज भरते जा रहे हो। नहीं, आपको वो क्वेश्चन के मार्क्स देखने हैं कि ये 2 नंबर का है, 3 नंबर का है, 5 नंबर का है, 6 नंबर का है। तो उस अकॉर्डिंग आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग है ना उस क्वेश्चन की लेंथ रखनी है। ऐसा नहीं है कि आप है ना फालतू के अंदर ही है ना उस क्वेश्चन को बहुत लेंथी करो, क्योंकि मार्क्स तो आपको उतने ही मिलने। तो इस अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कि जो आपको है ना जो वर्ड लिमिट्स है ना आंसर की, वो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आप यदि आपके आंसर के अंदर ना फ्लो चार्ट और डायग्राम्स को ऐड करते हो, आप आपके आंसर के अंदर फ्लो चार्ट और डायग्राम्स को ऐड करते हो, तो आपकी यदि कहाँ पे मार्क्स कट भी रहे होंगे ना, तो वहां पर है ना स्कोप जनरेट हो जाता है कि आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपको यहाँ से आप एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हो कि आपको है ना जहां पर भी आपको लगे कि यार इस क्वेश्चन के अंदर मैं फ्लो चार्ट बना सकता हूँ या इस क्वेश्चन के अंदर मैं कोई डायग्राम बना सकता हूँ, तो वो डेफिनेटली बनाना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास में नीट राइटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो आपके अंदर जो हैंड राइटिंग होती है ना, जो एग्जाम के अंदर, एग्जाम पेपर के अंदर, एग्जाम शीट के अंदर जो आप लिखोगे, ठीक है, आंसर शीट के अंदर जो लिखोगे, वो ज्यादा अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि है ना 1 या 2 दिन के अंदर आपकी हैंड राइटिंग है ना खराब है तो बहुत अच्छी हो जाएगी, या किसी अच्छी है तो और अच्छी हो जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता। आपकी हैंड राइटिंग है ना इस अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि सामने वाले को बस एक बार समझ में आ जाए। अच्छी नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर रीजनेबली आपकी राइटिंग है ना गुड होनी, जो जिससे कि आप जो भी आंसर आप बताना चाह रहे हो एग्जामिनर को, तो वो समझ में आए। ठीक है, अंडरस्टेबल होनी चाहिए वो चीजें। ठीक है, इस तरीके की यदि आपकी हैंड राइटिंग रखते हो तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और एक ऑर्गेनाइज्ड आंसर होना चाहिए, जो भी आप आंसर करो उसका एक यदि फॉर्मेट है तो उसको आराम से एक फॉर्मेट के अंदर आंसर करना, जिससे कि आपका जो आंसर है वो अच्छा भी लगे, वो अच्छे मार्क्स आप स्कोर कर सको। और फिर नेक्स्ट गाइडलाइन क्या दी है सीबीएसई ने कि आपको है ना क्वेश्चन की डिमांड पहचानना है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन की डिमांड पर है ना अटैक करो और उसके अकॉर्डिंग आंसर दो। क्वेश्चन यदि पूछ रहा है जस्टिफाई करो इसको, तो फिर जस्टिफाई करना है। यदि वो क्वेश्चन है ना रीजंस पूछ रहा है तो फिर रीजंस देना है। ठीक है, यदि वो पूछा कि आपकी एडवाइस दो, फिर एडवाइस देनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको है ना सबसे पहले क्वेश्चन की डिमांड पहचानी है, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद का आंसर है ना फ्रेम करना है।
ठीक है। लास्ट एडवाइस क्या है कि आपका जो भी क्वेश्चन पेपर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उनके अलग अलग मार्क्स के अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन अलॉट होते हैं कि कोई है ना 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई 5 नंबर का, कोई 6 नंबर का है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम अलॉट करना है कि आपको जो भी टाइम मिलेगा एग्जाम टाइम जो होता है, तो उसमें से जैसे कम मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो उसमें कम टाइम लगाना है, ठीक है। बड़े वाले जो क्वेश्चन आते हैं 5-6 नंबर के, तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेना है। तो इस तरीके से आपको टाइम का अलोकेशन करना है, किस तरीके से करना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग करना है। जिसमें जैसे शॉर्ट क्वेश्चन है 2-3 नंबर वाले, तो वहां पे कम टाइम देना है, ठीक है। लॉन्ग वाले क्वेश्चन है 5-6 नंबर वाले, तो वहां पर आपको ज्यादा टाइम देना है, ठीक है, ज्यादा टाइम देना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि टाइम खुद की जो टाइम का एलोकेशन कर सकते हो एग्जाम्स के अंदर मार्क्स के अकॉर्डिंग। तो इससे क्या आपका जो टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकोगे। तो इस तरीके ये सारी जो एडवाइस यदि आप एग्जाम के अंदर फॉलो करते हो, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आई थिंक मुझे लगता था कि ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तो मैंने बता दी है। और आपको क्लास 12 के रिगार्डिंग या क्लास 10 के अंदर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, ठीक है, कि किस तरीके से हम पेपर अटेम्प्ट करें या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। और आप चाहो तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो सकते हो। तो वहां पर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, कोई भी सब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, तो वहां पर सेंड कर सकते हो। मैं आपको वहां पर डेफिनेटली रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।